द्वारका सेक्टर 9 के भूतिया स्टेशन की कहानी तो आप सभी ने सुन ली, लेकिन कुछ चीज़ें एक बार आपको देख लें तो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। मेरा नाम है अर्श विनायक और आप सुन रहे हैं डर डायरी पॉडकास्ट। जी हाँ, वी आर बैक। हम वैसे तो शायद ही वापस आते, लेकिन अभी से 1-2 हफ्ते पहले आप में से ही किसी ने हमें अपनी लिखी हुई 4 पेज लंबी कहानी भेजी चैनल पर सुनाने के लिए। अगर आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा अभी तक, तो हम कौन होते हैं चैनल को ऐसे ही बीच में छोड़ के जाने वाले। लेकिन उस सब्सक्राइबर स्टोरी को सुनने के लिए आपको अगले हफ्ते आना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते मैं अपना वादा पूरा करने वाला हूँ। द्वारका सेक्टर 9 पार्ट 2। आइए कहानी शुरू करें। मेरा नाम सौरभ है। मेरे साथ हुई द्वारका सेक्टर 9 में हुई घटना को आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं चाह कर भी बीती को ना बदल सकता हूँ, ना ही अपने दिमाग से निकाल सकता हूँ। अभी भी कई रातों को मैं चीखते चिल्लाते हांफते हुए नींद से उठ रहा हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा परिवार और मेरी आर्थिक स्थिति तो अभी भी पहले जैसी ही है। मैं चाहे जिस भी हाल में हूँ, अब पैसे की कमी के कारण मुझे फिर से नौकरी चाहिए थी। द्वारका सेक्टर 9 पे गार्ड की ड्यूटी की जॉब एक बार करके मैं जिंदा तो बच ही चुका था। क्यों ना फिर से गार्ड की ही नौकरी ढूंढ लूँ। यही सोचकर मैं न्यूज़पेपर में एक बार फिर नौकरी की तलाश कर रहा था, जब मुझे द्वारका सेक्टर 9 में ही एक और गार्ड की नौकरी दिखी। ये नौकरी एक फैक्ट्री में रात की सिक्योरिटी गार्ड की थी। ये जगह द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन से कुछ दूरी पे थी। जगह तो मेरे घर के पास ही थी, तो मैंने न्यूज़पेपर में दिए नंबर पर कॉल लगाई। अभी कॉल की 1 घंटी भी पूरी नहीं बजी थी जब तुरंत ही किसी ने मेरी कॉल उठा ली। हेलो, क्या आप राजेश बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं पीसीएस फैक्ट्री का एचआर मैनेजर बोल रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और मैं पीसीएस फैक्ट्री में रात के गार्ड की नौकरी के लिए कॉल कर रहा हूँ। मेरे पास पहले से द्वारका में रात के गार्ड होने का तजुर्बा भी है। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा रात का गार्ड 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़ के जा चुका है, तो हमें तुरंत ही गार्ड की जरूरत है। आप अखबार में दिए एड्रेस पर आज रात 9:30 बजे पहुंच जाइएगा। ठीक है। मेरे ठीक है बोलते ही राजेश ने फोन काट दिया। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने गूगल पे द्वारका की उस जगह को देख लिया था और वो जगह मुझे खतरनाक तो नहीं लग रही थी। मैं ठीक 9:30 बजे उस फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया था। इस फैक्ट्री के चारों तरफ स्टील का फेंस लगा हुआ था और फैक्ट्री के दरवाजे के सामने एक आदमी सिगरेट फूंकता हुआ दिखाई दे रहा था। मुझे अपनी तरफ आते हुए देख वो बोला, क्या तुम सौरभ हो? हाँ जी। बहुत ही बढ़िया। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं पीसीएस फैक्ट्री का एचआर मैनेजर हूँ। जी, फोन पर तो मैंने किसी राजेश से मेरी बात को बीच में ही काटते हुए वो आदमी बोला, देखिए, हमारी फैक्ट्री को नए गार्ड की सख्त जरूरत है। हम एक और रात फैक्ट्री को बिना गार्ड के नहीं रख सकते। आपको हर रात के 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुन के मैं बहुत चक्का रह गया था। महीने के 30,000 रुपए कुछ ज्यादा ही अच्छे पैसे थे। तुमको बस ये फॉर्म साइन करना होगा कि तुम फैक्ट्री की बातें और कंपनियों और बाकी लोगों के साथ नहीं बांटोगे। इसके बाद तुम यहाँ पे काम शुरू कर सकते हो। इतना बोलते ही उन्होंने मुझे एक फॉर्म और पेन पकड़ा दिया। मैंने फॉर्म तो ध्यान से पढ़ा था और उसमें कोई भी अजीब बात नहीं थी। महीने के 30,000 रुपए के बारे में सोचते हुए ही मैंने वो फॉर्म साइन करके उन्हें दे दिया। फॉर्म लेके उन्होंने मुझे उनके साथ आने का इशारा किया। हम दोनों साथ में फैक्ट्री के अंदर जाने लगे। फैक्ट्री के अंदर जाने का दरवाज़ा कांच का बना था, पर उसके सामने
मेटल का शटर था जो कि नीचे खींच के फैक्ट्री को बंद करा जा सकता था। दरवाजे के एक तरफ एक फैन रखा हुआ था जिस पे धूल मिट्टी जमा हुई थी। फैक्ट्री के अंदर 3 रास्ते थे, सीधा, लेफ्ट और राइट। मेरे लेफ्ट पर एक छोटा सा हॉल था जिसके दोनों तरफ स्टील के 2-2 दरवाजे थे जिन सब पे अलग अलग तरीके के डेंट थे। मेरे राइट पे भी एक हॉल था, लेकिन वो काफी लंबा था। दोनों तरफ 4 नहीं 8 नहीं 16 न जाने कितने दरवाजे अंधेरे की ओर जाए जा रहे थे। मेरे सामने वाले हॉल पे दरवाजे नहीं थे, पर इस हॉल में और कई सारे लेफ्ट और राइट हॉल्स में जाने के लिए रास्ते दिख रहे थे। राजेंद्र मुझे मेरे लेफ्ट हॉल के पहले कमरे में ले गए। इस कमरे का दरवाज़ा काले रंग का था और ये भी स्टील का बना हुआ था। ऑफिस में ले जाके राजेंद्र मुझे एक चाबियों का गुच्छा पकड़ा दिया और बताया कि कौन सी चाबी सिक्योरिटी ऑफिस को खोलती है, कौन सी चाबी बाकी ऑफिस के दरवाज़ों को खोलती है और कौन सी चाबी फैक्ट्री के सामने वाले मेटल शटर की थी। उन्होंने मुझे एक बड़ी सी टॉर्च दी और कहा कि मुझे कुछ भी अजीब दिखे तो मैं खुद को ऑफिस में लॉक कर लूं और जल्द ही उन्हें कॉल करूं। मेरा काम बस बैठ के कैमरा देखने का था। यहाँ पे काम करने की कोई यूनिफॉर्म तो नहीं थी, पर उन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी बैज दे दिया। अभी के लिए फैक्ट्री के सामने का गेट खुला हुआ है, तुम्हें बाकी दरवाजों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और राइट साइड वाले हॉल के ऑफिसेस को तुम बिल्कुल नज़रअंदाज कर सकते हो। बस अब मेरे यहाँ से जाने के बाद सामने का शटर बंद कर देना। ये डेस्क पर रखी किताब किस चीज़ के लिए है? मैंने डेस्क की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इसे अपनी शिफ्ट के दौरान पढ़ लेना। और इतना बोलते ही वो जल्दबाजी में वहां से निकल गए। मैंने उसी समय अपना सिक्योरिटी गार्ड का काम शुरू कर दिया और बाहर का शटर डाउन करके लॉक कर दिया। फिर मैं अपने सिक्योरिटी ऑफिस में जाके दरवाजा बंद करके बैठ गया। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो किताब, उस किताब की वजह से ही मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। किताब को खोलते समय मैंने सोचा था कि उसमें फैक्ट्री और इस PCS कंपनी के बारे में कुछ लिखा होगा, या कुछ चोरी वगैरह के समय क्या करना है ये सब लिखा होगा। लेकिन ये किताब एक पन्ने के सिवाय पूरी खाली थी। उस एक पन्ने पे लिखा था, PCS कंपनी में आपका स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए नीचे लिखे 10 नियमों का पूरी तरह से पालन करें। पहला नियम, राइट साइड वाले हॉल में किसी भी कारण से जाना मना है। अगर आप गलती से इसके अंदर आ गए हैं तो उसी समय पीछे मुड़ के धीरे धीरे चल के वापस सिक्योरिटी ऑफिस में आ जाएं। भागना बिल्कुल नहीं। नियम 2, राइट वाले हॉल को ज़्यादा देर तक मत देखना। अगर किसी CCTV कैमरा में आपको वो दिखे तो उसी समय उसे बंद कर दें। तीसरा नियम, लेफ्ट हॉल के आखिरी दरवाजे को बिल्कुल मत खोलना। चौथा नियम, फैक्ट्री की दूसरी बिल्डिंग में जाना मना है, इसे सिर्फ CCTV कैमरा से ही देखना। पांचवा नियम, अगर किसी कारण आपको बाहर जाना पड़े तो सिर्फ बिल्डिंग के सामने वाले दरवाजे का इस्तेमाल करना। छठा नियम, ठीक 3:03 पे कॉफ़ी मशीन अपने आप चल पड़ेगी। इसके चलने से पहले इसमें एक खाली गिलास रखना मत भूलना। जब ये ग्लास भर जाए उसे अपने सिक्योरिटी ऑफिस के दरवाजे के बाहर रख देना और दरवाजे को लॉक कर लेना। 7वां नियम, 4:01 और 4:02 के बीच अपने ऑफिस से किसी भी कारण बाहर मत निकलना। 8वां नियम, अगर आपको एक औरत की आवाज़ सुनाई दे तो अपने ऑफिस के सामने वाले दरवाजे को खोल देना। अगर ये आवाज़ कमरे के अंदर ना बुलाए तो इसके अंदर बिल्कुल मत जाना। उस औरत के चेहरे को बिल्कुल मत देखना। अगर दरवाज़ा खोलने पर आपको एक आदमी की आवाज़ आती है तो उसी समय अपने ऑफिस में लौट आना और दरवाजे को लॉक कर लेना। 9वां नियम, अगर आपकी जान को खतरा हो तो सिक्योरिटी ऑफिस में लगे लैंडलाइन से इस नंबर पर कॉल करें। पुलिस को कॉल नहीं लगेगी।
10वां नियम, सबसे ज़रूरी, किसी भी हाल में सूरज के निकलने से पहले इस फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं नहीं, ज़रूर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। द्वारका सेक्टर 9 के स्टेशन पे हुए हादसे के बाद मेरे साथ ऐसा फिर से नहीं हो सकता। लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे पता था कि इस हालत में मैं एक भी नियम के टूटने का अंजाम सह नहीं सकता था। मैं अगले 9 घंटों के लिए यहां फंस चुका था। पिछले कुछ घंटे तो मैंने खुद को गालियां सुनाने में, डरते घबराते हुए भगवान से सौदे करने में बिता दिए थे। लेकिन अभी अभी ऑफिस में लगी घड़ी ने 3 बजने की आवाज करी है। ये समय उस भूतिया कॉफी मशीन का था। मैं कांपती टांगों के साथ ग्लास लेकर कॉफी मशीन तक पहुंच गया था और उस ग्लास को मैंने उस कॉफी मशीन में रख दिया। नियमों के मुताबिक ही 3:03 पर उस कॉफी मशीन से कुछ उस ग्लास में डलने लगा। ये जो कुछ भी था, इसकी बदबू बहुत गंदी थी। मैंने लंबा हाथ करके इस ग्लास को उठाया, अपने ऑफिस के दरवाजे के बाहर रखा और दरवाजे को लॉक करके अंदर बैठ गया। कुछ ही देर में मुझे अपने दरवाजे पे किसी चीज की खटखटाने और खरोचने की आवाज आने लगी। ये दरवाजा तो मैं अब किसी भी कीमत पर नहीं खोलने वाला था। मैं सीसीटीवी पर भी बाहर नहीं देख सकता था, क्योंकि जो कैमरा ऑफिस के बाहर लगा था वो अपने आप ही राइट वाले हॉल को दिखाने लग गया था और मैंने उसी समय उसे बंद कर दिया था। कुछ देर बाद ऑफिस के बाहर की आवाजें रुक गई, लेकिन मुझे अब अपने ऑफिस के कोने में एक अंधेरी परछाई सी दिखाई दे रही है। टॉर्च से उस पर रोशनी करने के बाद भी ये परछाई गायब नहीं हो रही। नियमों में ऑफिस के अंदर किसी परछाई के होने के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। डर के मारे मैं उस परछाई से जितना दूर रह सकता हूँ मैं रह रहा हूँ। वो परछाई फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही, तो मैं बस इससे अपनी दूरी बना कर रखूंगा। मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे अपनी आंखों के कोने से सीसीटीवी कैमराज में कभी कभी कोई चीज़ 2 पैरों पर खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो कोई भी है वो फैक्ट्री के अंदर के अंधेरे से भी ज़्यादा काली है। मैं जब भी कैमरास को ध्यान से देखने के लिए मुड़ता हूँ वो गायब हो जाती है। मैं अपनी किस्मत और लालच को कोस रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह कर भी रो नहीं सकता। अगर मैंने अपनी सीसीटीवी से नजर हटाई तो ना जाने और कौन से राक्षस से मेरा सामना हो सकता था। रात के 3:50 पर मुझे अचानक ही ऑफिस के बाहर से एक औरत की फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मैंने सोचा था कि कमरे के बाहर तो मैं अब 4:02 के बाद ही निकलूंगा, लेकिन अगले कुछ ही मिनट में उस औरत की आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कान बंद करने के बाद भी वो मुझे सुनाई दे रही थी। अगर ये 1 मिनट भी और चलता तो मैं वहीं पे या तो बहरा हो जाता या उसकी आवाज से पागल हो जाता। मैं किसी तरह ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा और मैंने दरवाजा खोला। औरत की आवाज मेरे ऑफिस के सामने वाले कमरे से आ रही थी। मैंने जैसे तैसे चाबियों के गुच्छे में से उस कमरे की चाबी ढूंढी और जल्दी से उस दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही उस पूरी फैक्ट्री में एक अजीब सा सन्नाटा सा छा गया था। उस कमरे को मैं पूरी तरह याद तो नहीं कर पा रहा, लेकिन वहां अंदर एक डेस्क था जिसकी एक तरफ एक औरत पीठ करके बैठी हुई थी और दूसरी तरफ उसने मुझे आके बैठने के लिए कहा। मैं उसकी ओर चल रहा था, लेकिन मेरे पैर चलने की आवाज नहीं कर रहे थे। हर जगह वही सन्नाटा सा छाए जा रहा था। मेरी नजरें भी अब धुंधली हो चुकी थी। मैं अंदर डेस्क के सामने रखी कुर्सी पर बैठा ही था जब मेरे सामने डेस्क की दूसरी तरफ बैठी औरत एक
आदमी की आवाज में हंसने लगी और मेरी तरफ अपनी कुर्सी घुमाने लगी। मेरी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। उस औरत का चेहरा ना देखने के लिए मैंने अपनी नजरें उसी समय नीचे कर दी और उस कमरे से बाहर भागने लगा। न जाने क्यों अब ये कमरा पहले से काफी ज्यादा लंबा लग रहा था। वो हंसी की आवाज मेरे नजदीक आए जा रही थी। मुझे अपनी गर्दन पर सांसें महसूस हो रही थी। जब मैं आखिरकार उस कमरे से बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए अपनी ऑफिस के दरवाजे को लॉक करते हुए अंदर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपनी नजर घड़ी पर घुमाई तो उसी समय 4 से 4:01 हो गया था। 4:01 बजते ही मुझे अपने ऑफिस के दरवाजे के बाहर से मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाली जोर की चीख सुनाई। सीसीटीवी पर मुझे अब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये जो कुछ भी था वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। ये चीज एक 7 या 8 फुट बड़ा जानवर थी। इसके पंजे नहीं, इस चीज के 4 हाथ थे जिन सभी पर लंबे लंबे पंजे थे। वो गुर्राते चिल्लाते हुए फैक्ट्री से निकलने के पीछे वाले दरवाजे पर हाथ मार रहा था। मुझे इस लोहे के दरवाजे में डेंट बनते हुए दिखाई दे रहे थे। ये जानवर अपने एक पंजे से मुझको टुकड़ों में काट सकता था। जब ये वहां से बाहर नहीं निकल पाया तो वो हर जगह भागते हुए दरवाजों से टकराने लगा। जब अचानक ही ये मेरे ऑफिस के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरा के आगे नीचे आके रुक गया। उसने अपना सर ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि इसके चेहरे पे कोई भी आंखें नहीं थी, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह जिसमें मानो अनगिनत नुकीले दांत थे। बिना आंखों के भी मुझे पता चल रहा था कि वो किसी तरह सीसीटीवी के अंदर से मुझे ही घूर रहा था। मैं उसकी आंखें या बिना आंखों वाले इस चेहरे में खोने सा लगा था। मैं समझ पा रहा था कि पहले तो ये मुझे जिज्ञासा से देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये नफरत में बदल रही थी। उसके अंदर से मुझे इतनी नफरत महसूस हो रही थी जितनी मुमकिन भी नहीं होनी चाहिए। वो मुझे मार डालना चाहता था। मैंने किसी तरह अपनी नजरें कैमरा से दूर खींची और मुझे एहसास हुआ कि उस जानवर ने गुर्राना और चीखना कभी बंद ही नहीं किया था। तभी मेरे ऑफिस के दरवाजे पे अंदर की तरफ एक बड़ा सा डेंट बन गया। ये जानवर अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरा शिकार कर रहा था। एक एक करके वो दरवाजे को पीटे जा रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 पैरों पे खड़े होके 6 या 7 हाथों से दरवाजे को पीट रहा था। उसके गुर्राने में गुस्सा बढ़ते जा रहा था और हमारे बीच एक लोहे का दरवाजा था जो किसी भी समय टूट सकता था। उस राक्षस की आवाज उस चीखती औरत जितनी बढ़ रही थी और मुझे यकीन हो गया था कि ये दरवाजा अगले 1 मिनट के अंदर टूटने वाला है। मुझे एहसास हो गया था कि मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकलूंगा और इस समय मैं बस अपने माँ बाप और अपनी बहन के बारे में सोच रहा था। काश एक आखिरी बार मैं उन्हें बता पाता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जब अचानक ही सब कुछ फिर से शांत हो गया। मेरी नजर घड़ी की तरफ पड़ी। 4:02। मैंने हिम्मत जुटाते हुए अपने ऑफिस के बाहर वाले कैमरे को ऑन करा। बाहर बस एक खाली ग्लास पड़ा हुआ था, कोई राक्षस नहीं। यहां तक कि मेरे दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आई थी। बहुत हो गया। मैंने ऑफिस में लगा लैंडलाइन उठाया और दिए गए फोन नंबर पर कॉल लगाया। एक अनजान आवाज ने बोला, सौरभ, क्या हुआ? क्या तुम्हें वो चिल्लाने वाला राक्षस दिखाई दिया? क्या? तुम्हें कैसे पता? वो हर रात इसी समय पर निकलता है और ठीक 1 मिनट के लिए रुकता है।
प्लीज मुझे सिर्फ उन चीजों के लिए कॉल करो जो कि किताब में नहीं है। रोते गिड़गिड़ाते हुए मैंने कहा, वो वापस तो नहीं आएगा ना? मैंने उसे मेरी आत्मा में झांकते हुए महसूस करा था। मेरे से पहले वाले गार्ड के साथ क्या हुआ? सच सच बता, मैं सुरक्षित तो? कॉल पे जो कोई भी था उसने एक भी और शब्द बोले बिना कॉल काट दी। मैं पीछे मुड़ के अपने ऑफिस के कोने वाली परछाई की तरफ देखकर बस रोए जा रहा था। वो परछाई अभी भी अपनी जगह से हिली नहीं। बाकी की रात भी परेशानियों से भरी हुई थी। कैमरा पे मेरी आंखों के कोने में मुझे अभी भी वो अंधेरी सी परछाई दिखाई दे रही थी, जो कि मेरे देखते ही वहां से गायब होए जा रही थी। लेफ्ट हॉल का तीसरा दरवाजा अपने आप खुल बंद कर रहा था। सुबह के 6 बजे आधे सीसीटीवी कैमरास राइट हॉल को दिखाने लगे और मुझे उन सभी को बंद करना पड़ा। मैं कसम खाता हूँ कि उनमें से कुछ कैमरों में मुझे एक बिना आंखों वाला एक चेहरा सा दिखाई दे रहा था। 6:30 बजे कैमरा नंबर 4 में मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो कि बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई दे रहा था। मेरी पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। 7:50 पे मुझे दीवारों में धूल के बीच में उंगलियों से बनाए अजीब से अक्षर दिखाई देने लगे। 8 बजे वो सभी अक्षर और निशान गायब हो गए और अब सूरज भी उगना शुरू हो गया था। मैं जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलना चाहता था। मैंने भाग के फैक्ट्री के सामने के दरवाजे और शटर का ताला खोला और शटर को उठाने ही लगा था जब राइट हॉल में एक चीज पे मेरी नजर पड़ी। वहां कुछ 20 या 30 कदम दूर या शायद 50 या 100 कदम दूर, पता नहीं कितनी दूर, लेकिन वहां मुझे एक शक्ल दिखाई दी। उस शक्ल की आंखें नहीं थी, पर आंखों की जगह बस अंदर ठसे हुए गड्ढे थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने पलकें झपकाई और मैं राइट हॉल के अंदर खड़ा हुआ था और वो शक्ल तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं धीरे से पीछे मुड़ा और चल के उस फैक्ट्री से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मैंने सभी चाबियां वहीं पर फेंक दी और इतनी तेज दौड़ा जितना शायद मैं आज से पहले कभी नहीं दौड़ा होऊंगा। मैं अभी भी उस शक्ल को मेरे सर के पीछे मुझे घूरते हुए महसूस कर पा रहा हूं। मैं जितना फैक्ट्री से दूर जाता रहा उतना ही उसका एहसास कम होता गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। मैं अब अपने घर पर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूं, लेकिन मैं अभी भी उसकी नजरों को महसूस कर पा रहा हूं। मैं ना सो पा रहा हूं, मैं ना खा पा रहा हूं। मैंने कंपनी पे दिए गए नंबर पे इतनी बार कॉल लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि गूगल पे भी उनके बारे में कुछ नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आज 1 हफ्ते बाद मुझे किसी ने एक चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में 1000 रुपए थे और लिखा हुआ था कि हमें पता है कि तुम काम पे वापस तो नहीं आओगे, तो इस चिट्ठी में तुम्हारी तनख्वाह भिजवा रहे हैं। उस रात के कोई भी बचे कुचे प्रभाव कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे। हमारे लिए काम करने के लिए आपका शुक्रिया। SCP फाउंडेशन। SCP फाउंडेशन? SCP फाउंडेशन? पूरे इंटरनेट पे इस कंपनी का कोई जिक्र मुझे नहीं मिला, लेकिन इन लोगों ने मेरी जान खतरे में डाली थी। इन लोगों की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ा। SCP फाउंडेशन, मैं इनका पता लगा के रहूंगा। सौरभ की कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। उसकी आगे की कहानी को सबसे पहले सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में बताएं
और अपने किसी दोस्त को भी सुनाएं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए पिछली वीडियो का टॉप कमेंट देखें। रैंडम गाय ऑन इंटरनेट ने कहा है, यू सेड यू विल पोस्ट द्वारका लाइक स्टोरीज, इट्स बिन 2 months बट सॉरी। इस बार कोई बहाना नहीं, ब्रेक चाहिए थी सबको और ज़्यादा ही लंबी खिंच गई। कोशिश रहेगी फिर से ना हो, बस आप हर हफ्ते कहानी सुनने आते रहिए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे। अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप लोग ही हैं जिनकी वजह से वापस आने का मन करता रहता है। जब तक आप कहानियाँ सुनते रहोगे, हम नई कहानियाँ हर हफ्ते लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू। अभी के लिए अलविदा और आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी।